Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are taking lesson number 4, Lost Spring. Before I start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number. Okay, let's start the chapter. First, know about the title, Lost Spring. अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो इसका मीनिंग हो गया बसंत का खो जाना। यहाँ बसंत जो है एक ऋतु होती है जो सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाए तो जो मनुष्य की जो अवस्थाएं हैं उसमें स्प्रिंग जो अवस्था बताई गई है वो बताई गई है बचपन को, जो कि हंसने खेलने कूदने की होती है। लेकिन इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे परिवार के बच्चे जो गरीब समुदाय से संबंधित है, वो अपना बचपन किस प्रकार से खो देते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। तो आइए हम अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, टेक्स्ट वाइज पढ़ते हैं। और ये जो चैप्टर है ये 2 यूनिट में है, हालांकि कहीं पे भी दिखेगा नहीं 2 यूनिट, लेकिन 2 यूनिट है इसमें। तो मैं आपको बताता चलूँगा कि फर्स्ट यूनिट कहाँ से लेकर कहाँ तक है और सेकंड यूनिट कहाँ तक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कई बार मुझे मिल जाता 1 रुपया गार्बेज के अंदर। गार्बेज यानी कचरा, कि कई बार मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता। ये बता रहा है, नरेटर बोल रहा है, ठीक है। वो डू यू डू दिस सॉरी वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। कि वाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो। कि जब उसने कहा कि मुझे कई बार इस गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है, तो मैंने उससे पूछा, जो लेखिका है वो कह रही है कि तुम ऐसा करते क्यों। आई आस्क साहेब, मैंने किससे पूछा, साहेब से। होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिसे एनकाउंटर हो जाती है, मुलाकात हो जाती है हर सुबह, ठीक है, जिससे मुलाकात हो जाती है, एनकाउंटर हो जाती है हर सुबह। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, स्क्राउंजिंग का मतलब वो खंगालता रहता था, किसको, गोल्ड को, इन गार्बेज डम्स का मतलब कचरे का जो ढेर होता था उसके अंदर, ऑफ माई नेबरहुड, किसके अंदर, मेरे पड़ोस में। जो साहिब है वो, उससे मेरी मुलाकात हो जाती थी, वो उस समय कचरा ढूंढता रहता था, सॉरी खंगालता रहता था गोल्ड को, सोने को। सोने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि कुछ पैसा या जो भी कोई कीमती चीज़ उसे मिल जाए कचरे के ढेर में, उसको वो ढूंढता रहता था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। कि साहिब ने अपना जो होम है वो लेफ्ट कर दिया था काफ़ी लंबे समय पहले ही। सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और सेट अमिट्स का मतलब है स्थापितता, बिल्कुल बीचों बीच, किसके, हरे भरे खेत जो ढाका के थे। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, जो बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका, उसके खेतों के, हरे भरे खेतों के बीच में स्थापित है इनका घर। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, लेकिन उसका घर अब दूर की भी याददाश्त नहीं रहा, मतलब उसकी मेमोरी में था ही नहीं कि उसका घर भी है ढाका के अंदर, ये उसकी मेमोरी में नहीं रहा, अब तो ये दूर की याददाश्त में भी नहीं था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स डेट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। कि कई सारे तूफान आए जो स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जिसने उजाड़ दिया। स्वेप्ट अवे का मतलब होता है उजाड़ देना, ठीक है, किसको, फील्ड्स को और होम्स को। कि कई सारे तूफान आए, आंधी आए, जिसने क्या किया, उनके घरों को और खेतों को उजाड़ दिया, तहस नहस कर दिया। उसकी मदर बताती है उसे। दैट्स वाई दे लेफ्ट, और इसी की वजह से उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और अब क्या कर रहे हैं वो, इसी कारण से वो एक बड़े शहर में रह रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ पे वो बड़े शहर में रह रहे हैं और तलाश कर रहे हैं गोल्ड की। यहाँ पे गोल्ड का मतलब जो है वो है सर्वाइवर का साधन, मतलब कि आमदनी के लिए वो बड़े शहर में आ गए और यहीं पे रह रहे हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने ढाका क्यों छोड़ के आए, उसका कारण देख ही लीजिए, ये बता दिया इसमें। आपने वो कहानी सुनी होगी बांग्लादेशियों की, जो शरणार्थी वाली है, बांग्लादेश से जो शरणार्थी है, वही स्टोरी इसके अंदर है, तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैव नथिंग
एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे, मतलब दूर देखते हुए, नज़र फेरते हुए वो बुदबुदाए कि मेरे को कुछ और लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू का मतलब कि मुझे और कुछ लेना देना नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लीबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मैंने उससे कहा गो टू स्कूल, अरे स्कूल जाओ। मैंने ग्लीबली कहा उसे ऐसे ही, मतलब आराम से। ग्लीबली, ग्लीबली का मतलब है कि मस्का लगाते हुए कि ये स्कूल जाना चाहिए तुम्हें। और मुझे रियलाइज़ हुआ तुरंत कि कितनी होलो का मतलब कितनी खोखली एडवाइस लग रही है मेरी, मतलब जो मैं उसे एडवाइस दे रहा हूँ वो काफ़ी खोखली लग रही है, दम नहीं लगा है मेरी एडवाइस में जो मैं उसे दे रहा हूँ। नेक्स्ट, there is a no school there is a no school in my neighborhood, when they build one I will go। वो कह रहे कि कोई स्कूल नहीं है मेरे पड़ोस में, और जब वो बनवा देंगे मैं चला जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, कि मैंने उससे कहा कि अगर मैं स्टार्ट कर दूँ स्कूल तो क्या तुम आओगे, मैंने पूछा मजाक करते हुए, या आधे मजाक में पूछा। तो उसने कहा यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, मतलब कि बड़ी मुस्कुराहट के साथ में उसने ये बात कही। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। कुछ दिनों बाद में मैंने देखा उसे दौड़ते हुए मेरी तरफ आते हुए, मतलब दौड़कर मेरी तरफ आते हुए मैंने उसे देखा, और उसने मुझसे कहा क्या आपकी स्कूल तैयार है। जो उससे मैंने उससे कहा था कि अगर मैं स्कूल बनाऊं तो तुम आ जाओगे। तो उसने जब नेक्स्ट टाइम मुझे मिलता तो कहता है कि इज़ योर स्कूल रेडी, कि क्या आपकी स्कूल तैयार है। तो मैंने उससे कहा इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से embraced at having made a promise that was not meant, कि इट टेक्स लॉन्गर, कि काफ़ी लंबा समय लगता है स्कूल बनाने में। मैंने कहा शर्मिंदगी महसूस करते हुए इस बात पर कि मैंने जो प्रॉमिस की है वो थी नहीं, वॉज नॉट मीन, जो मैंने प्रॉमिस किया था, जो मैंने वादा किया था उसका ये मतलब नहीं था कि मैं स्कूल बनाऊंगा। अब मैंने जो प्रॉमिस किया था उसके लिए मुझे एम्ब्रेस महसूस हो रहा था। तो आप इसका वर्ड का मीनिंग बताएंगे, एम्ब्रेस्ड का क्या मीनिंग है। ओके, तो ध्यान रखें एम्ब्रेस्ड का मीनिंग बताना है आपको। बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, कि क्या कह रहे हैं कि मेरी, लेकिन प्रॉमिस लाइक माइन मतलब कि वादे जैसे कि मेरे थे, मेरे जैसे जो वादे हैं, अबाउंड का मतलब बहुत मात्रा में भरे पड़े हैं, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। हिज ब्लीक वर्ल्ड का मतलब उसके उजाड़ संसार के अंदर मेरे जैसे वादे तो है ना, वो भरे पड़े हैं, पर्याप्त से भी अधिक मात्रा में भरे पड़े, मतलब पता नहीं कितनों ने उसे प्रॉमिस की होगी और छोड़ दी होगी जिस प्रकार की प्रॉमिस मैंने उससे की है। तो उसके उजाड़ संसार के अंदर, ब्लिक का मतलब उजाड़, निर्जन, जहाँ पे कोई ना रहता हो या कोई मतलब ना हो। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, कि कुछ महीनों के बाद, मतलब उसे कुछ महीनों जानने के बाद में, मतलब कुछ महीनों तक मैंने उसे जाना, उसके बाद में मैं उसे पूछता हूँ उसका नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो क्या बताता है अपना नाम, साहिब ए आलम ही अनाउंसेस, वो कहता है ही डजेंट नो व्हाट इट मीन्स, कि वो नहीं जानता इसका क्या मीनिंग है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, अगर उसे पता होता कि इसका मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, मतलब कि ब्रह्मांड का ईश्वर है, ब्रह्मांड का देवता है, अगर उसे ये मालूम होता, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग, तो वो मुश्किल से इस बात पे विश्वास करता, वो हार्ड टाइम होता जो इस पे विश्वास करता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appears like a morning birds and disappear at noon। क्या अनअवेयर का मतलब अनजान, अपने नाम के मतलब से, मतलब अपने नाम का क्या मतलब है उसे अनजान, वो घूमता रहता है कहाँ पर, गलियों में अपने दोस्तों के साथ में। उसके दोस्त क्या है, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, मतलब कि एक सेना मान लो, एक टुकड़ी मान लो सेना की, जो नंगे पैर लड़कों की है। हु अपीयर्स लाइक अ मॉर्निंग बर्ड, जो कि सुबह के पक्षियों की तरह प्रकट हो जाते और दोपहर को गायब हो जाते। ओवर द मंथ्स, कई महीनों तक, आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम, कि मैं प्रत्येक को जानने लग गया, एक एक करके सबको जानने लग गया, रिकोगनाइज करने लग गया। रिकोगनाइज का मीनिंग बताएंगे, पहचान लेना। वाई
आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछा कि अरे तुमने चप्पल क्यों वियर नहीं कर रखी। तो इसका जवाब आता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, उसने कहा सिंपली आंसर दे कि मेरी मदर ने नहीं उतारी मेरी चप्पल, कहाँ से, ताक से, अलमारी से, कि अलमारी से मेरी जो चप्पल है वो मम्मी ने नहीं उतारी। तो आप मुझे बताएंगे सेल्फ का क्या मतलब है। सेल्फ, एक सेल्फ होता है और एक शेल्फ है, तो ये शेल्फ है। आगे देख लेते हैं। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर वो ऐसा करता भी, सॉरी, इवन इफ सी डिड, अगर वो ऐसा करती भी तो वो उसे उतार के फेंक देता। थ्रो देम ऑफ का मतलब उसने पहनता नहीं, फेंक देता। अगर उसकी मम्मी उन्हें नीचे उतार भी देती तो वो उसे नहीं पहनता। एट्स अनादर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, दूसरे ने ये बात जोड़ी जिसने शूज़ पहन रखे थे, वियर कर रखे थे, लेकिन जो शूज़ मैच नहीं होते, मतलब अलग अलग प्रकार के शूज़ पहन रखे थे। उसने कहा कि अगर इसकी मम्मी नीचे चप्पल उतार भी देता तो भी ये नहीं पहनता। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इसके ऊपर कमेंट किया, ही सफर्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो वो अपने पैरों को आगे पीछे करता है और कुछ नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, एक तीसरे लड़के ने कहा, क्या कहा, कि मुझे शूज़ चाहिए। तीसरे लड़के ने कहा जिसने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कभी भी एक जोड़ी जूते की प्राप्त नहीं की होगी। ट्रैवलिंग अक्रॉस country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads, कि जब मैंने यात्रा की है पूरे देश की यात्रा करते समय मैंने देखा बच्चों को चलते हुए, वॉक करते हुए बेयरफुट, नंगे पैर, शहरों में, गांव की रोडों पे मैंने देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, कि क्या कह रहे ये, इट्स नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी की वजह से नहीं था, मानो कि ये एक परंपरा हो रहने की, बेयरफुट रहने की, मानो कि एक परंपरा हो। बेयरफुट बार बार नहीं बोलूँगा, इसका मतलब यही होता है नंगे पैर। आप मुझे बताएंगे बेयरफुट का क्या मतलब है, ठीक है, जिसमें जिन पैरों में कुछ ना पहना हो। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी नहीं थी, मानो कि एक प्रकार की परंपरा हो गई हो रहने की। बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, जो कि एक व्याख्या है इसकी। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि अगर ये एक प्रकार की क्या है, मैं सोचता हूँ, मैं वंडर करता हूँ कि अगर वास्तव में ये एक एक्सक्यूज़ है, एक बहाना है, एक तरीका है बताने का कि ये एक प्रकार से परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी की एक प्रकार से स्थिति, ये बताने का एक जरिया है। आई रिमेंबर स्टोरी, मुझे एक कहानी याद आती, एक आदमी की जो उडुपी का था, उसने मुझसे एक बार कहा, एज ए यंग बॉय ही वुड गो, कि जब वो छोटा सा लड़का था, यंग बॉय था उस समय, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, कि क्या कह रहे कि जब वो यंग बॉय था तो वो जाया करता था कहाँ पे, स्कूल में, कहाँ से गुजरते हुए, एक ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर से गुजरते हुए। वेयर इज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ पे उसके पिताजी क्या थे, प्रिस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, कि वो रुकता, कुछ देर के लिए रुकता, थोड़ी देर के लिए रुकता, ब्रीफली रुकता टेम्पल पर, प्रार्थना करता, किसके लिए, एक जोड़ी शूज़ के लिए। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in air of desolation, 30 साल बाद मैंने वापस विज़िट किया उसी टाउन में, उसी कस्बे में और टेम्पल में, और वो जो टेम्पल था विच नाउ ड्राउंड, जो कि मानो कि वो जो टेम्पल मंदिर था डूब चुका हो, किसके अंदर, इन द एयर ऑफ डिसोलेशन, कि जो एकांतपन की जो हवा है उसके अंदर वो डूब गया। कहने का मतलब एकांत हो गया, अब वहाँ पे कोई नहीं आता था। इन द बैक यार्ड वे लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, और पीछे आंगन में एक नया प्रीस्ट रहता था, एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे लाल और सफ़ेद प्लास्टिक चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़ अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड, कि एक यंग बॉय
कि जब वापस 30 साल बाद में गया तो उसने क्या देखा कि एक यंग बॉय जिसने ड्रेस कर रखी थी, ड्रेस पहनी हुई थी, ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जो काले से बिल्कुल थोड़ा सा सही होता है, सॉक्स पहने हुए थे, शूज़ पहने हुए थे, और वो पहुंचा वहाँ पे हाँफते हुए, पेंटिंग करते हुए, और फेंका अपने स्कूल बैग को किसके ऊपर, फोल्डिंग बेड के ऊपर, ऐसा बेड जो फोल्ड किया जा सकता है उसके ऊपर उसने फेंक दिया, मतलब स्कूल से आते अपना बैग उसने बिस्तर के ऊपर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, मैंने लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय, तो मुझे याद आ गया वो प्रार्थना करने वाला दूसरा लड़का, हैड मैड टू गॉडेस, जिसने अपनी प्रार्थना किससे की थी, गॉडेस से। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, और उसको आखिरकार जब पेयर ऑफ शूज़ मिल गए तो उसने अपने आप से कहा, क्या कहा, लेट मी नेवर लूज़ देम, कि मैं इन्हें कभी लूज़ नहीं करूँगा, कभी इनको खोऊंगा नहीं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और मानो कि गॉडेस ने वो प्रेयर उसको ग्रांट कर दियो, उसको वचन दे दिया, उसकी प्रॉमिस पूरी कर दियो। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट नाउ वॉर शूज़, कि जो छोटे लड़के हैं, ठीक है ना, जो कि सन होते हैं प्रिस्ट के पुजारी के, अब वो शूज़ पहनते हैं। बट मैनी अदर लाइक द ब्रेक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन कई सारे लड़के जो रैग पिकर्स जैसे हैं, रैग पिकर वर्ड का मीनिंग बताओगे आप, रैग पिकर होता है कचरे उठाने वाले, जो आपने देखा होगा लड़के आते हैं कचरे उठा के चले जाते हैं, उनको रैग पिकर्स कहा जाता है। तो रैग पिकर्स जो साहिब जैसे लड़के थे, वो कह रहा है कि रैग पिकर जैसे लड़के जो मेरे पड़ोस में थे वो अभी भी बिना शूज़ के रहते हैं। तो आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आ गया हो तो गॉट इट बोल देना। ओके, थैंक यू वेरी मच, और वर्ड के जो मीनिंग पूछें वो बता देना। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।